ऑटिज्म में स्पीच थेरेपी क्यों डिफरेंट होती है? क्यों ऑटिज्म में सिर्फ स्पीच पर नहीं बल्कि बच्चों की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पर भी काम किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी देना। लेकिन अक्सर हम बच्चों की स्पीच पर ही काम करते हैं, या स्पीच थेरेपी में भी उनकी स्पीच पर ही ज़्यादा वर्क होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका असर बच्चों की फंक्शनल स्पीच पर पड़ता है और कम्युनिकेशन पर पड़ता है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ जो ना सिर्फ बच्चों में स्पीच बल्कि उनकी लैंग्वेज को भी डेवलप करेंगी। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हर एक ग्रुप के बच्चों के लिए हैं, जो हर एक लेवल के बच्चों के लिए हैं। इसमें मैं मेंशन करूंगी कि आपको कौन से जो एक्टिविटीज़ हैं किस लेवल के, किस एज ग्रुप के बच्चों को करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं कि हमें घर पर बच्चों के साथ में स्पीच थेरेपी करनी कैसे है, कि घर पर अगर हमें स्पीच थेरेपी करें तो कौन सा मटेरियल है जो हमें हेल्प कर सकता है और किस तरह से हम उस मटेरियल को यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके बच्चे की जो भी इश्यूज़ हैं उस चीज़ को आप ज़रूर मार्क कर लीजिए कि मुझे इस एरिया पर काम करना है। बच्चे को बोलने को लेकर प्रॉब्लम है, ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, तो मार्क कर लीजिए कि मुझे उसे बुलवाना है स्पीच थेरेपी में। अगर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम है तो सोचिए कि मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके रिसेप्टिव पर काम करना है। क्योंकि जो एक्टिविटीज़ मैं आपको आज बताऊंगी 8 एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं और जो कि जिन्हें बच्चे इंजॉय करेंगे और जिनसे बच्चे बोलना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों को रिसेप्टिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे चीज़ों को, शब्दों को जानते ही नहीं हैं। अगर आपके बच्चे को ए को ले लिया है, बच्चा आपकी बातों को रिपीट करता है, उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब जो फर्स्ट चीज़ हम स्टार्ट करेंगे बच्चे के साथ में, बच्चा आपका मान लीजिए 2 साल का है, 2 से 4, 5, 6 साल का भी है, बच्चा बिल्कुल कोई समझता नहीं है, कोई वर्ड नहीं बोलता है, तो सबसे पहले जो हम चीज़ करते हैं उसके साथ में वो है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी एक ऐसा ज़रिया है बच्चों की स्पीच पर काम करने का कि उसमें ना सिर्फ आप बच्चे की स्पीच लैंग्वेज पर काम करते हैं बल्कि जो प्री लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, जिन्हें हम प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स भी कहते हैं, उन्हें भी आप डेवलप करते हैं। प्री लिंग्विस्टिक में बच्चे के आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन पर हम काम करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कमांड फॉलोइंग पर काम करते हैं, उनकी एनवायरनमेंट को लेकर जो अवेयरनेस है उस पर काम करते हैं। क्योंकि जब बच्चा एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है, हमसे कनेक्ट होता है, तभी वो बोलना सीखता है। प्ले थेरेपी का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम बच्चे को एनवायरनमेंट के साथ और खुद के साथ कनेक्ट करें। और कनेक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं प्ले थेरेपी में। नाम से ही ये समझ में आता है कि प्ले के लिए हम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेंगे। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मैंने आज ली है कार के साथ में प्ले थेरेपी। आप अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच में है तो आप ये एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। बड़ा भी है तब भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो 5 साल के बच्चों के लिए हैं। 2 से 5 साल का बच्चा है तो आप ये कार के साथ में बच्चों के साथ प्ले थेरेपी ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपका बच्चा आपके साथ बैठे। अगर बच्चा बार बार भाग रहा है तो हमारा उस थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। हमें उनके कॉन्सेंट्रेशन पर भी साथ में ही काम करना है। तो आप सेशन को जितना हो सके पहले शॉर्ट रखिए, धीरे धीरे सेशन को इंक्रीज़ करते जाइए जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि बच्चा एक चीज़ से बिल्कुल अनफेमिलियर है, कोई नई चीज़ है, बच्चा उसे लगातार सिर्फ बस इस तरह से करना जानता है या उसे इस तरह करना जानता है। वो जानता ही नहीं कि इसके साथ में मुझे कैसे खेलना है या मुझे इसको कैसे यूज़ करना है। कार ली है मैंने, तो कार को हम सबसे पहले तो हम ये पूछ सकते हैं, जिसे मैं कहती हूँ कि चॉइस मेकिंग, कि इनमें से कौन सा लोगे। मान लीजिए बच्चे ने ब्लू कार ली है तो ओ बिग कार, ब्लू कार अच्छी लगी आपको। अब इसमें आप जो है बच्चे के वोकैबुलरी पर स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं। कार है ये कार, फर्स्ट तो आप उसे ये सिखाइए कि ये कार है। बच्चे के मुंह की तरफ देखिए, क्या वो आपको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो स्पेशली आप बस उसको आप इस तरह से कार को चला कर दिखाइए ताकि बच्चा इमिटेट करना, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इमिटेशन, जो कि स्पीच लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से यूज़ करनी है। अगर आप कार को बच्चे को चलाकर दिखा रहे हैं तो उससे भी आप बच्चों की स्पीच पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपको इमिटेट करना शुरू करता है। आप बोल रहे हैं कार जा रही है, रूम, ये साउंड्स हैं, आप साउंड पर काम कर रहे हैं। अगर बच्चा वर्ड नहीं बोलता है तो आप साउंड्स पर काम कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बच्चा प्ले स्किल्स भी सीखता है और साथ में बच्चों में स्पीच लैंग्वेज भी आप डेवलप करते हैं। कि बच्चे को पूछ सकते हैं कि कौन सी कार बिग है, कौन सी स्मॉल है। फिर आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि कार को कैसे चलाते हैं, देखो ऐसे चलाते हैं। इससे आप बच्चे को कार चलाना भी सिखा रहे हैं। इमिटेशन में भी बच्चा आपके साथ में चला रहा है। बच्चा बड़ा है
छोटा बच्चा है तो आप 3 से 5 साल का है तो आप बच्चे को बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है इफ इन केस, तो आप बच्चे को फास्ट, कार चल रही है फास्ट, ये कार चल रही है स्लो, आप इमिटेशन में उसे कहिए फास्ट चला के दिखाओ, स्लो चला के दिखाओ। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें ही, जो स्पेशली अगर आप कार ले रहे हैं, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिससे कि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर, उनकी स्पीच और लैंग्वेज पर काम कर सकें। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है तो कोशिश करिए मुंह के पास लाकर उसे बोलिए कार, ताकि बच्चा समझ पाए कि मुझे किसी वर्ड को किस तरह से प्रोड्यूस करना है। जब बच्चे आपकी माउथ मूवमेंट को देखते हैं तो उससे भी बच्चे काफ़ी सीखते हैं, क्योंकि अगर बच्चा आपका इमिटेशन जानता है तो बच्चे आपकी माउथ मूवमेंट को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रेपिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आपका बच्चा कार वर्ड को पहले, एक कोशिश कीजिए कि वर्ड्स कम रखिए टारगेट पर। अगर बच्चे को समझने में भी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग का सेशन है, तो पहले ये क्या है, कार, कार 3 बार वर्ड को बोलिए कि बच्चा समझ जाए इसे कार बोलना है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है, वर्बल है, लेकिन वो समझ जाएगा कि अगर आप बच्चे को सेशन में रोज़ ये करवा रहे हो तो बच्चा समझ जाता है कि इसे कार बोलना है। धीरे धीरे आप उसे एक्सपेंड करते जाइए, आप नए वर्ड्स को ऐड करते जाइए। इससे आप बच्चों में वोकैबुलरी बना रहे हैं, जैसे कि माई कार, योर कार, इसमें आप बच्चे को प्रोनाउन सिखा रहे हैं। या फिर ब्लू कार, रेड कार, इससे आप बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। फास्ट कार, स्लो कार। लेकिन हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नया ऐड करना है तो पहला मेक श्योर कि उसको क्लियर हो। लेकिन वर्ड्स को अगेन मैं बोलूँगी कि बच्चे के लेवल के हिसाब से ऐड कीजिए। अगर आपका बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहा है तब आप नए वर्ड्स लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स आप एक साथ लेंगे तो उससे बच्चा कन्फ्यूज़ होगा। आप स्टार्टिंग में कम वर्ड्स रखिए। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बच्चा जानता है तो कार से ही शुरू कीजिए। सेकेंड वे जो बच्चों की आप स्पीच लैंग्वेज पर काम करने का है वो है फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना। जितना आप मैक्सिमम फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करेंगे उतना ही आप बच्चों की वोकैबुलरी पर काम करते हैं, उनमें वोकैबुलरी बनने लगती है, जो कि अक्सर बच्चों में कम होती है। एक को ले लिया किस वजह से होता है, या बच्चे क्यों सेंटेंस नहीं बोलते हैं, या क्यों बच्चे अपने आप से आंसर नहीं करते, क्योंकि बच्चों में लैंग्वेज नहीं है, उसी हिसाब से लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है। तो ये एक जरिया होता है बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने का। उसके लिए आप बच्चों को किस अलग अलग तरह के फ्लैश कार्ड्स लेंगे, जैसे कि मैंने लिए हैं, जैसे कि टूथपेस्ट का कार्ड है, ये देखो ये पेंसिल है। इस तरह से आप सेपरेटली बच्चों को आइडेंटिफिकेशन चीज़ की करवा रहे हैं। देखो ये पेंसिल है, ये टूथपेस्ट है और ये वास है। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे हैं तो उससे बच्चे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। फिर आप बोलोगे कि पेंसिल दो मुझे, कौन सी थी पेंसिल इनमें से। अगर आपने एक एक चीज़ बच्चे को बताई है तो बच्चा पेंसिल आपको उठाकर दे रहा है, तो इसका मतलब वो समझ रहा है चीज़ों को। चीज़ें बच्चे के सामने आप क्लियर अगर फ्लैश कार्ड के रूप में देंगे पिक्चर्स की बजाय, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कीजिए, पिक्चर्स को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उतना हिसाब से कई बार नहीं डेवलप होता। तो बच्चा छोटा है स्पेशली, तो हम फ्लैश कार्ड्स पे टॉयस को यूज़ कर सकते हैं बच्चों की स्पीच और उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें मैंने ये चीज़ ली। अगर इसके साथ ही आप बच्चे को कलर्स भी सिखा सकते हैं कि ये देखो ये कौन सा कलर है, येलो, ये कौन सा कलर है, रेड, है कि बच्चा कलर्स जानना शुरू करता है, कलर कॉन्सेप्ट को जानना शुरू करता है। देखो मुझे रेड दे दो, फिर धीरे धीरे आप बोल सकते रेड और येलो दोनों दे दो। आप बच्चे की स्पीच, उनकी कमांड फॉलोइंग पर काम करते हैं, साथ ही आप उसमें स्पीच की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बच्चा आपने बोला कि रेड दो, बच्चे ने रेड उठा कर दिया, आपने बोला रेड और येलो दे दो, तो रेड और येलो वो दोनों देगा। तो इसका मतलब उसने आपकी कमांड को पूरी तरह सुना है। और का मतलब बच्चा समझता है कि एंड का क्या मतलब है, रेड एंड येलो, गिव मी रेड एंड येलो, मतलब मुझे दोनों देने हैं। तो ये भी कई बार कॉन्सेप्ट, एंड का कॉन्सेप्ट भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ये चीज़ें हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। एक चीज़ है कि आपने बच्चे को मान लीजिए शर्ट की पिक्चर दिखाई, तो शर्ट के साथ में क्या पहनते हैं। अब यहाँ पर आप बच्चे की जो है रीजनिंग पर, उनकी थिंकिंग पर काम करते हैं। मान लीजिए बच्चा आपका चीज़ों के बारे में जानने लग गया है, तो आप कह सकते हैं कि शर्ट के साथ में हम क्या पहनते हैं, पैंट। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप पैंट की फोटो रखिए साथ में। इसी तरह से फ्लावर्स कहाँ पर रखते हैं, फ्लावर्स हम वास में रखते हैं। इससे बच्चा कनेक्शन दो चीज़ों का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में क्या रिलेशन है उसे समझते हैं, जो कि बच्चों की, इसमें आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, इसमें एक लेवल आप ऊपर चले गए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर काम करते हैं, उसकी थिंकिंग पर काम कर रहे हैं। ये देखो ये क्या है, पेंसिल। कौन से कलर की है पेंसिल, इसमें कितनी पेंसिल्स हैं, देखो 2 पेंसिल्स, 1 2। अगर बच्चा आपका 3 साल का है तब आप बच्चे के साथ में ये थेरेपी कर सकते हैं कि कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2।
कि कौन कौन से कलर्स की पेंसिल है। अच्छा, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं। तो ये चीज़ भी आप अगेन बच्चे को फंक्शन बता रहे हैं कि पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये जो है आप कार्ड्स के साथ में ही बच्चों के ना सिर्फ उनको नाउन सिखा रहे हैं, बल्कि आप बच्चों को अलग अलग उनकी रीजनिंग पर, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर, उनकी थिंकिंग पर भी काम कर रहे हैं कि बच्चे को समझ में आए कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ों के साथ में क्या रिलेशन होता है, उसे किस लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप बच्चे को कुछ इस तरह के कार्ड्स दिखा सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं कि गर्ल इज़ ईटिंग। अब यहाँ पर आप बच्चे को वर्ब सिखा रहे हैं। वर्ब्स का मतलब है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, बच्चे नाउन, वर्ब्स, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के साथ में। और आप उन्हें ये ज़रूर सिखाइए, अलग अलग वर्ब्स के कार्ड्स लीजिए और बच्चे को वर्ब्स की आइडेंटिफिकेशन करवाइए और पूछिए बच्चा क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रही है, गर्ल ईटिंग कर रही है। तो इस तरह से आप बच्चों की वोकेबलरी पर काम कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज के लिए जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो बोलने के लिए उन्हें ज़रूरी है, उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा है, ये देखो ये क्या है, टूथब्रश। टूथब्रश से क्या करते हैं, ब्रशिंग। आप उसे ये चीज़ भी सिखा सकते हैं। बच्चे जेस्चर्स को, सोशल लैंग्वेज बच्चे समझना शुरू करते हैं और ये बच्चे की इसका मीनिंग बच्चा समझ जाता है कि इस तरह इसका मतलब है ब्रशिंग करना। तो ये चीज़ें भी आप बच्चे को सोशल लैंग्वेज पर आप उनकी काम कर रहे हैं, आप उन्हें पॉइंटिंग सिखा सकते हैं। थर्ड वे जो है वो है प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले के साथ में आप बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 3 से अगेन अबव है, 3 से अबव है, तो आप प्रिटेंड प्ले बच्चे के साथ ज़रूर कीजिए। प्रिटेंड प्ले में बच्चे इमिटेशन सीखते हैं। प्रिटेंड प्ले के साथ में बच्चे चीज़ों को किस तरह से करना है, एक्चुअली किस तरह से करना है, क्योंकि बच्चों को एग्जीक्यूट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो आप बता सकते हैं कि देखो हम खाना प्लेट में खाते हैं, हम खाना गैस पर बनाते हैं, या फिर हम चाय इसमें बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो है बच्चों को प्रिटेंड प्ले, बच्चे चीज़ों को यूज़ करना किस तरह से है वो सीखते हैं। बच्चे खुद से जब करते हैं, इसके साथ ही आप बच्चों को कम, ज़्यादा, खाली, भरा हुआ, ये कॉन्सेप्ट जो एम्प्टी का हम कहते हैं कि फुल एंड एम्प्टी का कॉन्सेप्ट सिखाना है बच्चे को। या ऑन ऑफ, गैस को ऑन कर दो, ऑफ कर दो, इसे ढक दो, कवर कर दो, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ये चीज़ें आप बच्चे को कुकिंग के साथ में सिखा सकते हैं। और जब प्रिटेंड प्ले में आप बच्चे के साथ कुकिंग उसके साथ में कर रहे हैं, पैन है, मुझे इस तरह से गैस पर रखना है, बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को करना शुरू करते हैं। और इससे बच्चे ना सिर्फ लाइफ स्किल्स सीखते हैं, बल्कि बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज भी डेवलप होती है। नेक्स्ट जो है वो है टची बैग। टची बैग का मतलब है कि कोई भी आप एक बैग ले लीजिए जिसमें आप अलग अलग चीज़ें रखेंगे। जैसे कि आपने कार रखी है, आपने प्लेट रख दी है, या छोटी कार रखी है। इस तरह से 5 और 6 चीज़ें आप रखिए, पेंसिल रख दीजिए, तो उससे टच करके फील करने के लिए बोलिए कि इसमें क्या है। अब ये जो है ये सेंसरी में है, सेंसरी एक्टिविटी है, टच एंड फील। इसमें कि बच्चे को चीज़ को टच करके बताना कि वो कौन सी चीज़ है, उसे डिस्क्राइब करना जिसे हम कहते हैं। ये हायर लेवल बच्चों के लिए है, स्पेशली अगर आपका बच्चा 5 से अबव है, 5, 6, 7, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर बैग नहीं भी है तो कोई भी एक ऐसा आप क्लॉथ ले लीजिए जो कि जिसमें कि बच्चे को कुछ दिख ना रहा हो। उसमें आप बच्चे का हाथ अंदर करके या फिर बाहर से भी आप बच्चे को बोल सकते हैं कि वो टच कर बताए कि ये क्या है। इसमें बच्चों की थिंकिंग, उनकी वो डिस्क्राइब करना सीखते हैं। सेकंड चीज़ कि बच्चों की आप थिंकिंग पर काम करते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि आप बाहर से भी एक एक करके चीज़ को दीजिए। अगर आप 4-5 चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं तो एक एक करके चीज़ को दीजिए कि आप बच्चे को एक ही चीज़ डाल के दीजिए और उसे बोलिए कि वो टच करके बताए। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आप उसका हाथ अंदर उस चीज़ पर लगाएंगे और उसे पूछेंगे कि कौन सी चीज़ है, तो ये ऑरेंज है। अब ये एक्टिविटी क्यों यूज़फुल है, क्योंकि इससे बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है। बच्चे सोचते हैं कि इसमें नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, क्योंकि आप बच्चे के सामने नहीं रखेंगे चीज़ को, आप बच्चे से छुपा कर रखेंगे। उससे आप बच्चों को गेस करने के लिए बता सकते हैं कैसी है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। बच्चा बताइए सॉफ्ट है, कैसी शेप है इसकी, राउंड है। इस तरह से आप बच्चे को क्वेश्चन कीजिए ताकि बच्चे को डिस्क्राइब करना है चीज़ को। जितना ज़्यादा बच्चा डिस्क्राइब करेगा उतना ही आप बच्चे की स्पीच लैंग्वेज पर काम करते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चा ये देखता है कि अब कौन सी चीज़ मम्मा डालेगी, या कौन सी चीज़ इस बैग में होगी। इससे बच्चों को एक रहता है कि मुझे इसमें क्या है। चीज़ें जब बच्चों से हम छुपा कर रखते हैं कोई चीज़, तो उससे बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं और ये एक्टिविटी बच्चों को आपके साथ में कनेक्टेड रखती है। सेकेंडली, आप उसकी थिंकिंग पर, उसकी स्पीच लैंग्वेज पर
काम करते हैं। पूरे एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसे चीज़ों की जानकारी आप कुछ इस तरह की वोकैबुलरी के साथ दे सकते हैं, जिसमें कि किचन वोकैबुलरी है यहाँ पर मेरे पास। आप चाहे बेडरूम की वोकैबुलरी की, बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लिविंग रूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वॉशरूम में कौन सी चीज़ें होती हैं, या फिर किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ बिलोंग करती है। इसे हम कहते हैं कि वोकैबुलरी गेम खेलना बच्चे के साथ में, उसकी वोकैबुलरी आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना, उन चीज़ों के बारे में बताना जो कि बच्चे वैसे नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी के साथ में, पिक्चर्स के साथ में बच्चे को चीज़ें बताते हैं तो उससे बच्चे नोटिस करते हैं। अब ये जो है एक सीन है, किचन का सीन है, जिसमें कुछ लोग बैठे हैं जो कि खाना खा रहे हैं। तो ये एक सीन जो है, इससे आप बच्चों की वोकैबुलरी पर काम कर सकते हैं। ये कौन सी जगह है, किचन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो ये माइक्रोवेव है, ये विंडो है, ये कबर्ड्स हैं। तो इससे बच्चों को उनकी वोकैबुलरी, जितनी आप चीज़ें उन्हें बताते जाते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत आसान होता है चीज़ें बताना, बहुत इजी वे होता है कि आप पिक्चर बच्चे के सामने रखिए और बच्चे को लगातार चीज़ों के बारे में बताइए। अच्छा मुझे बताओ विंडो कहाँ पर थी, तो बच्चा बताए। इससे बच्चा आपके साथ कनेक्ट होता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये एक एक्टिविटी बच्चों के साथ करनी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम वोकैबुलरी गेम कहते हैं। और वोकैबुलरी गेम बच्चों के लिए उनकी एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही उनमें स्पीच और लैंग्वेज को, कि किसी चीज़ को हमें क्या कहना है और कौन सी चीज़ कहाँ पर बिलोंग करती है, ये बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पपेट शो। पपेट शो का फ़ायदा ये होता है कि आप घर पर उसे इजीली बना सकते हैं। फिंगर पर अगर आप उसे रैप करते हैं और पपेट बनाते हैं, कुछ इस तरह से पपेट मैंने बनाया है, देखो, और इस तरह से आप पपेट बनाते हैं और उसे जब फिंगर को मूव करते हैं तो ये कैरेक्टर बात कर रहा है, हम कह सकते हैं बच्चे को, क्योंकि जब चीज़ मूव होती है तो बच्चे उस पर बहुत जल्दी ध्यान देते हैं। ये देखो, ये फादर और सन है। सन अपनी क्लास में फर्स्ट आया है तो फादर उसे प्यार करें, उसे हक कर रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट आया है। पापा पिग बेबी पिग को क्या कह रहे हैं, इस तरह से आप एक कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो पपेट है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि फिंगर पपेट को यूज़ करना बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे बच्चे भी देखते हैं। जब फिंगर मूव होती है तो बच्चे स्पेशली उस चीज़ को ज़रूर देखते हैं जो आप बोल रहे हैं। उससे भी बच्चे सीखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है या किसी कैरेक्टर को क्या करना है। आप अलग अलग स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरी क्रिएट कीजिए ताकि उससे बच्चे ध्यान दें उस पर, क्योंकि जब आप कैरेक्टर्स में पपेट्स को लेते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को कोई पिक्चर बुक के साथ में स्पेशली अगर स्टोरी बताते हैं तो उससे भी बच्चों का अटेंशन बनता है। ये भी अगेन हाई एडवांस लेवल के बच्चों के साथ में, जो बच्चे एडवांस लेवल है जिनका, उनके साथ करेंगे। चाहे बच्चा नॉन वर्बल भी है लेकिन उसको समझ होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना होना चाहिए कि वो चीज़ की तरफ ध्यान दे। पिक्चर बुक्स के साथ में आप बच्चे को पिक्चर्स बता सकते हैं, पिक्चर के साथ में जब स्टोरी बताते हैं, क्योंकि अगर आप स्टोरी वैसे बता रहे हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा ADHD है तो ध्यान नहीं देगा, बहुत जल्दी बच्चे लॉस्ट होते हैं और उनका कनेक्शन उस चीज़ से टूट जाता है। लेकिन जब उसको साथ में आप विजुअल्स दिखा रहे हैं तो बच्चे उस पर कनेक्टेड रहते हैं। विजुअल्स उनको हेल्प करते हैं चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने में और फोकस्ड रहने में। आप शॉर्ट स्टोरीज़ की पिक्चर बुक्स ले सकते हैं जिसमें मैक्सिमम पिक्चर्स को यूज़ किया जाए ताकि बच्चों के लिए स्टोरी अंडरस्टैंडेबल हो, बच्चे जल्दी अंडरस्टैंड करें और वो समझ पाएँ कि उनमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनकी क्या रिएक्शंस थी। जैसे कि ये टॉर्टोइस को नेट में हंटर ने रख लिया, उसको रैट ने हेल्प की, उसे निकाल लिया, ये फ्रेंड्स आपस में खुश हो गए। इस नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम इज़ अगेन ए वेरी गुड आइडिया, क्योंकि नर्सरी राइम के साथ में बच्चे आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ये अगेन आप छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इससे आपको इमिटेट करना शुरू करते हैं। जैसे कि कोई भी, अब अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हम कर रहे हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या हम कुछ इस तरह की मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं तो बच्चे आपको इमिटेट, इसे हम कहते हैं ग्रॉस मोटर इमिटेशन, जो कि बच्चों की अगेन स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे जब इमिटेट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी माउथ मूवमेंट को भी इमिटेट करना शुरू करते हैं। बच्चे, जिन बच्चों को स्पेशली ओरल मोटर इश्यूज हैं, तो स्पेशली आप माउथ मूवमेंट की तरफ बच्चों का ध्यान ज़रूर कीजिए। बच्चे के आंखों के पास लाकर बोलिए। कोई राइम बोल रहे हैं, मान लीजिए आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स भी बोल रहे हैं, तो उसमें भी आप स्टार्स की पिक्चर्स लीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल। अब इससे बच्चे आपको कॉपी करना शुरू करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स,
ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए राइम्स जो हैं स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप उन्हें रेपिटेशन में करवा रहे हैं तो बच्चे को वो वर्ड्स याद हो जाते हैं कि इसके बाद ये होगा। लेकिन जब आप एक पॉज लेते हैं उससे भी बच्चों में स्पीच के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जब आप बोलते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटल, आपने पिक्चर दिखाई स्टार की, तो बच्चा हो सकता है और बहुत ज़्यादातर बच्चों में स्पीच आने के चांसेस होते हैं कि बच्चा बोले। ये जब आप एक्शन राइम्स को यूज़ करते हैं तो उससे भी बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो ये इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।